कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मैं और मेरा देश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जब अपने देश की बात आती है तो अजीब सा गर्व अंदर से महसूस होता है। ऐसा है हमारा भारत देश। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17, मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में ही जन्मा था, यानी इसका जन्म लेखक का अपने घर में ही हुआ था और पला था। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिर कर वहां के विशाल समाज का संपर्क पा वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ हूं। अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं तो बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूं, पूरा फैल गया हूं, पूरा मनुष्य मैं अब हो गया हूं। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता यानी कोई अधूरापन नहीं है। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वह सब कुछ अब मेरे पास में हो गया है। क्या है मेरे पास? मेरा घर है, मेरा पड़ोस है, मेरा नगर है और मैं खुद हूं। वाह, कितनी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। अब ये सोचता है कि मैं पूरा पूर्ण हो चुका हूं, मेरे पास में सब कुछ है, घर, जगह, शहर, सब कुछ मेरे पास में अब है। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक जगह दरार आ गई, यानी ये बात अब थोड़ी सी खटक गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है। इतनी हीन यानी इतनी गई बीती स्थिति है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेता। बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना भी मैं नहीं कर सकता हूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे यह दीवार में दरार पड़ गई? आखिर बात क्या थी जो उसकी सोच बदल गई? बड़े महत्व का प्रश्न है ये, इस अर्थ में भी कि यह बात को लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर छा गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। अब वो कौन सी बात थी वह लेखक हमें बताएगा। जी हाँ, एक भूकंप ही आ गया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूं कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की, यानी अपने दिमाग की सोच की, मानसिक विश्वास की। इसीलिए यह भूकंप भी किसी भांति किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, यह मानस में ही उठा था या मेरे दिमाग में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़े ही हिली थी, आकाश भी नहीं कांपा था एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव कि वह भूकंप था जिसने मुझे
हिलाकर रख दिया। ऐसा कोई विचार उसके दिमाग में आ गया लेखक की में, जिससे वो पूरा हिल गया, उसकी शांति पूर्णतया भंग हो गई। वे तेजस्वी पुरुष थे, स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। कौन थे? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से, अपने खून से गौरव के दीपक जलाए थे और जो घोर अंधकार और घोर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेले, उन दीपकों को बुझाने से बचाते रहे, उन्हीं में थे हमारे लाला जी। उनकी कमल, उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें, यानी तेज की ऐसी किरणें फूटती थी तो अपने आप मुग्ध हो जाते थे। वे उन्हीं दिनों संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर में अपने सर्वोत्तम यानी सबसे ज्यादा रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की! क्या देखने में, क्या सुनने में वे एक अपूर्ण मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही छा न जाते। संसार के देशों में घूमकर वे अपनी देश में लौटे तो उन्हें अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो यह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक को अपूर्णता की कसक में बदल दिया। जब वो फॉरेन वगैरह सब घूम के आए तो उन्होंने ऐसा फील किया, उन्होंने अनुभव किया कि मैं सच में पूर्ण नहीं हूं, मैं अपूर्ण हूं। उनका यह अनुभव था। मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी वे घूमे, पर जहां भी वे गए भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर ही लगा रहा कि भारत गुलाम देश था। यह बात उनके दिमागों में सभी के मुंह पर वहां पर थी और यह कलंक उनके सिर पर जगह जगह लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर यानी हिला कर रख कहे कि मनुष्य के पास संसार के ही नहीं यदि स्वर्ग के भी सब उपहार हो और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो तो सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। अगर हमारा देश गरीब है या गुलाम है और हम कहीं घूमने जाएं तो कोई भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हमारे पास बेशक कितनी ही अच्छी सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी गुलामी का ठप्पा हमारे ऊपर लगा ही रहेगा या हीनता का ठप्पा हमारे ऊपर लगा ही रहेगा। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूं कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों ना मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे। उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा या मुझे जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है। फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कारों से ही देश में कुछ बल दे दे, या फिर कुछ बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर देश के काम आ सकता है। अब या तो कोई वैज्ञानिक बन जाओ जो आविष्कार करके अपने देश को आगे बढ़ाओ, या कोई इतने बड़े सेठों को अपने धन को दान करता रहे। पर हर एक आदमी तो ऐसा वैज्ञानिक
हो नहीं सकता और हर आदमी ऐसा अमीर भी नहीं हो सकता। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ है, वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? उसे अपनी ही दाल रोटी नहीं मिल रही तो वो किसी के लिए क्या करेगा? आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें संदेह नहीं है, यानी कोई शक नहीं है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी यहीं पर भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़ी है कि आप कह सकें तो आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र तट है, बहुत बड़ा समुद्र का तट है, जिसे कर हरेक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक और बात मैं आपको बताता हूं। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धाराएं सुनी है, उसकी अनेक धाराएं भी हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध और युद्ध में लड़ना ही तो जीवन क्या है? एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़ेंगे? किसान ठीक से खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? और जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। जय बोलने वालों का, जी हाँ, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा, देखा नहीं आपको कि कैसे दर्शक तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। तालियां बजाने से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है, यानी करंट आ जाता है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कभी सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। जब कविता में वाह वाह या तालियों की गड़गड़ाहट होती तो कवि में और जोश भर जाता है। इसीलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूं, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ मैं कर सकता हूं। अकेला चना क्या भाड़ खोड़े, यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूं कि 100% यह बात झूठ है। इतिहास यह गवाह है, साक्षी है, मतलब इतिहास गवाह है इस बात का। बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, यानी अकेले व्यक्ति ने ही कार्य कर दिखाया है और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक भी छू मंतर हो गया। मैं जानता हूं इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर 2 कहानियां तो सुन ही सकते हो आप, और 2 कहानियां भी न प्रेमचंद की न अंतोत खव की, 2 युवकों के जीवन की 2 घटनाएं, पर उन 2 घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है कि जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी इतना साफ नहीं देख पाएंगे। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ही नहीं मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। वो उस दिन सिर्फ भोजन ही खाते थे, वो फल ही खाते थे भोजन में। गाड़ी एक स्टेशन पर रुकती है तो वहां भी उन्हें फलों की खोज करी, पर वो फल को नहीं प्राप्त कर पाए। उनके मुंह से निकला कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते हैं। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने के लिए आया था। उसने ये शब्द सुन लिया, सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी में ताजे फल लेकर आ गया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट यानी तोहफे में दिए और कहा, लीजिए
आपको ताजे फल की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से मना कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इसका मूल्य अगर यानी पैसे देने ही चाहते हो तो वह यह कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब देखिए उस जापानी व्यक्ति का अपने देश के लिए प्रेम, प्रेम की वजह से कि हमारे देश की कहीं बेइज्जती ना हो, इस वजह से उसने रामतीर्थ जी को फल ला कर दिए ताकि वो अपने देश में जाकर ये ना कहे कि जापान में फल नहीं मिलते। तो यह भी देश के लिए एक देश सेवा से कम नहीं है। इस गौरव की ऊंचाई का अनुभव आप दूसरी घटना से सुनकर ही पूरी तरह लगा पाएंगे। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद कर लिए यानी पाए। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यही तक रहता तो कोई बात नहीं थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यही तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिखवा दिया गया कि उस देश का जिसका वो विद्यार्थी था कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। बताइए कितनी बेइज्जती हो गई उस देश की, क्योंकि उस देश के एक व्यक्ति ने चोरी की थी। मतलब साफ है, एकदम साफ कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था और वही एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सर शर्म से झुका दिया और कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने सालों तक संसार की आंखों में उससे लांछित करता ही रहेगा। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ में बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे मिलता है। उसकी हीनता गौरव का फल उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का एक छोटा सा नागरिक और मानता हूं मैं ही अपना देश हूं। ऐसे में अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर मैं ध्यान देता हूं। वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं, यह मेरा परम कर्तव्य है और देश में अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं। वैसे ही देश के सम्मान और साधनों में ही सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है। यह बात दूसरी है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो है ही नहीं। मैं और मेरा देश एक ही बात है। मैं अपने देश के लिए किसी भी तरीके से कार्य कर सकता हूँ। मैं कभी भी अपने देश को कलंकित ना करूं, ये भी मेरे देश के लिए एक कार्य है। मैंने कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है, वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य के करने की भावना में होता है। किस भावना से वो कार्य किया जा रहा है उसमें होता है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटा सा छोटा काम भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना आपने अपने दिल में रखी है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ यानी जन्मदिवस बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ पर भेंट देने आया। गांव का बूढ़ा व्यक्ति। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से
पैदल चलकर आ रहा हूं, इसीलिए मुझे देर हो गई। इसके पास वाहन नहीं था, पैदल चलकर आने की वजह से उसे देरी हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों में नीचे आए और उन्हें आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार यानी भेंट स्वीकार की। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था, हनी, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिये को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली भी शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया कि मेरी तुच्छ सी भेंट भी इस महान व्यक्ति ने, इस बड़े आदमी ने स्वीकार कर ली। और राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट में दिया है। सबसे अच्छा उपहार मुझे तुम्हारा ही लगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे दिल का, हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ में उस बूढ़े व्यक्ति को उसके गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? न तो उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसमें उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। यानी उसके अंदर इतना प्यार भरा शहद था, वो व्यक्ति इतने प्यार और स्नेह से लेके आया था, वो उसकी भावना थी। भावना ने उस शहद को सबसे अच्छा उपहार बना दिया। हमारे देश में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से ही एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वो दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन पर उस खाट यानी चारपाई को अपने कंधे पर रखा। वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए। जो वह खाट उसने उन्हें दी, पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि वह कुछ बोल ही न पाया। पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इस मेरी खाट को स्वीकार कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तक करके उसे स्वयं उपहार में दिया। जिस दस्तक खली फोटो के साथ देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाज के बदले में दे दिया गया था? नहीं, वह खाज की बदले में नहीं, उस व्यक्ति की भावना के बदले में दिया गया था। जरा उसकी भावना देखिए कि वो दिल्ली तक उस खाट को लेकर आया। क्यों जी? हम यह जान सकते हैं कि हमारा देश, हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं। वाह, क्या सवाल पूछा है आपने! सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ लिया। यह पर उसके उत्तर में सिर्फ हाँ या ना से न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण यानी विस्तार करना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यह बहुत ही उचित है, बहुत सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम अपने देश की भीतरी दशा यानी अंदरूनी दशा को ठीक ठाक न समझ ले और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक तो शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध का। बस हम यह समझ ले कि हमारा कोई काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या फिर कुरुचि की भावना को बल दे। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत खुश हूं कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ये नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, यह वह परेशानी है?
साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों पर कभी आप अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ यानी महान सिद्ध करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। कभी भी अपने देश को दूसरे देश से तुलना करके नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सुनी है आपने शल्य की बात, यह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार उस उल्लेख ने कर्ण को सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। आप इस तरह भी चर्चा कभी नहीं करते, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न नहीं पूछता। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह से गंदे शब्दों और भद्दे भाव प्रकट करते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जीनों में कोने में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठमठेले करते हैं? निमंत्रण होने पर समय पर लेट पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर पर नहीं मिलते? इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य का आपका किसी काम से ठेस पहुंचती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम आपस में तोल सके? तो लीजिए चलते हैं, आपके इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही देता हूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव यानी इलेक्शन। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहां के नागरिक गलत लोगों को उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वे लोग हीन हैं यानी गरीब हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यानी हर एक नागरिक को यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। इस पाठ के रचयिता हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पाठ की समाप्ति के बाद में शब्दार्थ देखते हैं। अपूर्णता अर्थात कमी, अपील अर्थात याचिका, बवंडर आंधी या तूफान, तेजस्वी होने का गुण, ठसक यानी अभिमान, कसक यानी पीड़ा या फिर तेज, झकझोर देना यानी हिला देना या झटका देना, भामाशाह यानी महाराणा प्रताप के सहयोगी, दाद देने वाले यानी प्रशंसा करने वाले, फीसदी अर्थात प्रतिशत, खील खील होना, टुकड़े टुकड़े होना, लांछित यानी अपमानित, सेक्रेटरी अर्थात सचिव, उच्चता यानी महानता। अब है हमारा अभ्यास कार्य। क, भूकंप कहाँ आया था? भूकंप लेखक के मस्तिष्क की सोच में आया था। ख, दर्शन शास्त्रियों ने जीवन की क्या विशेषता बताई है? दर्शन शास्त्रियों ने जीवन की विशेषता बताई है कि आपको हमेशा अपने कार्य सही करने चाहिए, अपने मन मस्तिष्क के अनुसार करने चाहिए। युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस देश में गया? युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड, युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान देश में गया था। पाठ के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति कौन थे? पाठ के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति कमला पाशा थे।
प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दीजिए। क, लेखक क्या सोचा करते थे? लेखक ये सोचा करते थे कि मैं अब पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की अब जरूरत नहीं, मेरे पास सुंदर घर, अच्छा घर है, देश है, नगर है, शहर है, पास पड़ोसी है, मैं अब पूर्ण हूं। ख, एक दिन लेखक ने अपनी स्थिति एकदम हीन क्यों क्यों प्रतीत हुई? एक दिन लेखक को अपनी स्थिति एकदम हीन इसलिए प्रतीत हुई क्योंकि वह इंग्लैंड, लंदन जैसे शहर में जाकर आए, देशों में जाकर आए और उन्होंने अपने देश में आकर उसके अनुभवों का वर्णन किया। मानस में भूकंप उठा से लेखक का क्या अभिप्राय है? मानस में भूकंप उठा यानी अपने मन में, दिमाग में भूकंप उठ गया, यानी विचारों का बहुत सारा भंडार आने लगा, सोच विचार बहुत गहरे होते लगे, प्रश्न सामने घूमने उछल गए। दर्शकों की तालियों का खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के अंदर एक बिजली यानी करंट दौड़ जाता है, जिससे वो दोहरे उत्साह से खेल खेलते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों में सफलता किस पर निर्भर करती है? कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सफलता सुनने वालों की तालियों पर निर्भर करती है। लेखक ने लाला लाजपत राय के विषय में क्या बताया है? तो लेखक ने लाला लाजपत राय के बारे में कहा, वे थे तेजस्वी पुरुष स्वर्गीय पंजाब केशरी लाल लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त गौरव को बढ़ाया, रक्त गौरव को देकर दीपक जलाए थे, घोर अंधकार को बवंडरों से झकझोरे में जीवन भर खेला, उन दीपकों को बुझाने से बचाते थे। उन्हीं में एक थे हमारे लाला लाजपत राय। उनकी कलम और वाणी यानी बोली दोनों तेजस्वी थी, ऐसी किरणें थी कि वे फूटती थी तो अपने मुग्ध हो जाते और पराये भौचक्के ही रह जाया करते थे। अच्छा, स्वामी रामतीर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी? जापानी युवक ने अपने देश के गौरव की रक्षा कैसे की? स्वामी रामतीर्थ को फलों की आवश्यकता थी और जब उन्होंने यह कहा, लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो एक युवक उनके लिए बहुत सारे फल लेके आया और जब रामतीर्थ ने उसके पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि आप मेरे को पैसे इस तरीके से दे सकते हैं कि आप अपने देश में जाकर ये ना कहें कि जापान में अच्छे और ताजे फल नहीं मिलते। तो इस तरीके से उसने अपने देश की सम्मान की रक्षा की। आइए प्रश्न दूसरा करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, मैं अपने नगर के रिक्त स्थान करता था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वो भी मेरा सम्मान करते थे। ख, एक दिन रिक्तस्थान की इस सोच में रिक्तस्थान में दरार पड़ गई। एक दिन लेखक की इस सोच में दरार पड़ गई। ग, क्या सचमुच यह रिक्तस्थान एक रिक्तस्थान भूकंप नहीं है? घ, इस रिक्तस्थान की छाया में मैं सोचता हूं। ड, आपका प्रश्न विचारों को रिक्त स्थान देता है। बल देता है। च, हमारे देश के महान संत स्वामी
एक बार जापान गए